हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई हॉट और इमोशनल रोमांटिक स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड लॉन्ग शाओजी से, एक ऐसी लड़की जो ज़िंदगी की मुश्किलों से टूट चुकी है लेकिन हिम्मत अभी भी नहीं छोड़ी। एक रात वह खुद को साहस दिलाकर मेन लीड जू शाओ को कॉल करती है और बताती है कि वह उसकी डील के लिए तैयार है, यानी अपनी बॉडी बेचने के उस समझौते के लिए जो उसे मजबूरी में मानना पड़ा। जू शाओ उसे अपने आलीशान विला पर बुलाता है। शाओजी बेहद घबराई हुई वहां पहुंचती है। वह कदम कदम पर डर रही होती है और जू शाओ उसे तंज मारकर कहता है कि सिर्फ 10 दिन में ही तुमने फैसला ले लिया, काफी जल्दी है। शाओजी को याद आता है जब दोनों पहली बार क्लब में मिले थे। जू शाओ ने उससे बेहद रूड बर्ताव किया था, लेकिन फिर अपना नंबर देकर साफ कहा था अगर वो उसके साथ इंटीमेट होने को तैयार हो जाए तो उसे उसकी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसने शाओजी को सोचने 10 दिन का समय भी दिया था। जू शाओ उसे अपने पास खींचता है और आदेश देता है कि वह अपने कपड़े उतारे। शाओजी डरते डरते उसकी बात मानने लगती है, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। वह रुककर कहती है कि उसे बस थोड़ा और समय चाहिए। पर जू शाओ उस कत्ल हजे में याद दिलाता है कि सोचने के लिए उसे पहले ही काफी समय मिल चुका था। अब पीछे हटने का मतलब है सब कुछ खो देना। उसकी घबराहट देखकर जूशा उससे पूछता है कि क्या वह वर्जिन है। शाओजी हिम्मत करके बताती है कि हाँ, वह अभी तक पूरी तरह क्लीन है। लेकिन जू शाओ को इस बात पर यकीन नहीं होता और वह फिर से उसे कपड़े उतारने का आदेश देता है। जैसे जैसे शाओजी कपड़े रिमूव करती है, जू शाओ उस पर से नजरें नहीं हटा पाता। वह उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड तक लेकर जाता है और इसी तरह ना चाहते हुए भी शाओजी को उसके साथ वो रात बितानी पड़ती है। कुछ घंटों बाद शाओजी हिम्मत करके उससे अपनी जॉब के बारे में पूछती है, पर जू शाओ ठंडे लहजे में कहता है कि किसी भी आदमी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। शाओजी को लगता है कि उसने उसे बुरी तरह धोखा दिया है। वह गुस्से में उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि जू शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। वह उसे नीचा दिखाते हुए याद दिलाता है कि चाहे वह अब उसकी हो, लेकिन उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और फिर उसी रात वह फिर उसके करीब जाने लगता है। सुबह जब शाओजी उठती है तो देखती है कि जू शाओ उसके ऊपर लेटा हुआ है। वह बचने की कोशिश करती है तो जू शाओ फिर से उसके करीब आने लगता है। शाओजी उसे रोकते हुए कहती है कि अब सुबह हो चुकी है और उनकी डील भी खत्म हो चुकी है। जू शाओ थोड़ा भड़कता है, लेकिन उसे फ्रेश होने को कहता है। दोनों को बेडशीट पर पड़े दाग दिख जाते हैं। शाओजी कुछ बोलने लगती है, लेकिन जू शाओ उसे चुप करवा देता है और आदेश देता है कि 20 ही मिनट में तैयार हो जाए। अकेला रहकर वह सोचता है तो वह सच में वर्जिन थी। ऑफिस जाते समय लिफ्ट में जू शाओ फिर उसके करीब आने की कोशिश करता है और शाओ जी लिफ्ट रुकते ही जल्दी से बाहर निकल जाती है। जू शाओ उसे बताता है कि उसे डिजाइन डिपार्ट में काम करना होगा। उसी वक्त कंपनी की इंचार्ज शफी आती है। जू शाओ उसे खाकर चला जाता है कि वह शाओ जी को काम समझा दे। फ्यू का चेहरा अचानक बदल जाता है, जैसे कोई चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई हो। वह पूरे ऑफिस में यह बात फैला देती है कि शाओजी बिना इंटरव्यू दिए बॉस की मदद से नौकरी पा गई है। इसका असर यह होता है कि पूरा ऑफिस उसके बारे में गॉसिप करने लगता है। काम शुरू करने से पहले ही शाओजी को कुछ अजीब महसूस होता है। वह अपने एक कोलीगा से मदद लेती है और खुद हॉस्पिटल चली जाती है। चेक-अप के बाद नर्स उससे पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड क्यों नहीं आया? वह कहती है कि फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं होती। यह सुनकर शाओजी शर्म से लाल हो जाती है। घर पहुंचती है तो जू शाओ बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे पता कि शाओजी ने पहले ही दिन छुट्टी कर दी। वह उसे अपने साथ चलने को बोलता है तो गुस्से में उसे कार में धकेलते हुए कहता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह सब कुछ उसकी मम्मी को बता देगा, या कि उसे उसके घर का फ्लोर भी पता होता है। शाओजी मजबूर होकर उसके साथ जाना स्वीकार कर लेती है। जूशाओ उसे क्लब ले जाता है जहां उसके दोस्त और बिजनेस पार्टनर मौजूद होते हैं। सबको शाओजी का चेहरा जाना पहचाना लगता है। जूशाओ बताता ही काम करती थी, फिर उसे से सबको एंटरटेन करने लिखता है, यहाँ तक कि गाना गाने की भी फोर्स करता है। शाओ जी का रोमांटिक गाना सुनकर जू शाओ खुद भी बेचैन होने लगता है। उसी दौरान शाओ शाओ जी अचानक किसी को बाहर देखती है और यजू कहकर उसकी तरफ भागती है। वह सोचती है कि वह उसका पुराना प्यार यजू है, वही लड़का जिसने उससे शादी करने का वादा किया था। लेकिन होश में आते ही उसे पता चलता है कि वह गलत इंसान को पकड़ चुकी है। शाओ जी भी फूट फूट कर रोने लगती। शाओ दूर से हसब देख रहा होता है। वह सिगरेट बुझाता है और गुस्से में उसे अंदर घसीट कर ले आता है। सब लोग हैरान थे। वह सबको कमरे से बाहर निकाल देता है।
वह शाओ जी पर भड़क कर पूछता है कि उसके होते हुए वह किसी दूसरे आदमी का नाम कैसे ले सकती है। शाओ जी खुद को उससे दूर करती है और कहती है कि उनकी डील अब खत्म है, तो उसे फर्क क्यों पड़ रहा है। सीढ़ियों से उतरते समय शाओ जी पैर फिसल कर गिर जाती है। जू शाओ उसे उठाने आता है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देती है। फिर भी वह उसे हॉस्पिटल ले जाता है। नर्स ड्रेसिंग कर रही होती है, तभी शाओजी हॉस्पिटल देखकर पैनिक करने लगती है, क्योंकि इसी जगह उसके प्यार यजू की मौत हुई थी। डर के मारे वह भागने लगती है। जू शाओ उसे पकड़ता है तो शाओजी घबराकर उसे जोर से काट लेती है। जू शाओ गुस्से में उसे धक्का देता है, जिससे उसके पेट पर चोट लगती है। लेकिन इस बार शाओजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता, वह बस भागना चाहती थी। जू शाओ मुड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी शाओजी उसका हाथ पकड़ लेती है। वह पिघल जाता है और उसे शांत कराने के लिए उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है। वह उसे अपने घर लेकर आता है। डॉक्टर देखकर कहता है कि फिक्र की कोई बात नहीं, बस फिलहाल किसी भी तेज एक्टिविटी से बचना होगा। रात को जब जू शाओ उसके पास बैठा होता है, तभी शाओ जी नींद में फिर से यजू का नाम लेती है। और यह सुनकर जू शाओ का गुस्सा फिर भड़क उठता है। वह उसका गला पकड़ लेता है। कैसे हुई? उसके लाख मना करने के बाद भी किसी और आदमी का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? जूशाओ गुस्से में वहीं से निकल जाता है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुरंत यन यू के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर लाए। अगले दिन सुबह असिस्टेंट रिपोर्ट लेकर आता है और बताता है कि यन यू यंशी ग्रुप का थर्ड रेशन है। वह कुछ ही दिनों में यंशी ग्रुप का टेक ओवर करने के लिए चाइना वापस लौट रहा है। 1 साल पहले उसकी सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से वह गायब हो गया था। पूरे 1 साल तक किसी को नहीं पता था वो कहाँ था, क्या कर रहा था, और उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। जुशाओ असिस्टेंट को कहता है कि वह हॉस्पिटल जाकर पूरी बात की असलियत पता करे। असिस्टेंट जैसे ही बाहर निकलता है, ठीक है, उसी वक्त चुड़ैल फ्यू की नज़र उसके हाथ में पकड़ी फोटो पर पड़ जाती है। वह समझ जाती है कि मामला शाओजी से जुड़ा है। जुशाओ जब घर आता है तो फयू पूछती है कि वह अचानक क्यों आई है। वह बताती है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर उसके सिग्नेचर चाहिए थे। वहीं शाओजी को देखकर फयू के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। वह उसे नीचा दिखाने लगती है और कहती है, मैं तो ऐसी नहीं हूं कि किसी के बेडरूम में दिख जाऊं। जूशाओ तब शाओजी से पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। शाओजी साफ कहती है कि वह अपने घर लौट रही है। जूशाओ ड्राइवर को उसे छोड़ने का कहता है, मगर शाओजी मना कर देती है और खुद टैक्सी लेकर निकल जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस में फेउ अनाउंस करती है कि यंशी ग्रुप के नए सीईओ यन यू की आज दोपहर एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। यह नाम सुनते ही शाओजी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। डर और खुशी दोनों एक साथ। वह फेउ से कुछ सवाल करके वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे यकीन करना था कि यन यू सच में जिंदा है या नहीं। कॉन्फ्रेंस रूम में यन यू स्पीच दे रहा होता है और वहीं जूशाओ भी मौजूद था। फ्यू उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि उसने सोचा नहीं था कि वह इतनी छोटी सी कॉन्फ्रेंस में आएगा। जूशाओ ठंडे अंदाज में कहता है कि वह तो बस यंशी ग्रुप के नए सीईओ को देखने आया है। यह कहकर वह वहां से निकल जाता है। अगले सीन में यन यू अपनी कार में बैठने ही वाला था कि अचानक शाओजी उसे देख लेती है। वह दौड़कर उसके पास जाना चाहती है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं। पास ही खड़े जूशाओ और फेउ भी यह पूरा सीन देख रहे थे। शाओजी बार बार बॉडीगार्ड से गुजारिश करती है, लेकिन वह लोग उसे धक्का दे देते हैं और शाओजी नीचे गिर जाती है। लेकिन यन यू पर इसका कोई असर नहीं होता। वह बिना पीछे देखे कार में बैठकर निकल जाता है। जू शाओ उसे उठाने के लिए आगे आता है। फेयू उसे रोकती है, मगर वह नहीं रुकता। पहले तो वह शाओजी की हालात देखकर उसकी फिक्र करता है, लेकिन कुछ ही देर में उन दोनों के बीच यन यू को लेकर फिर बहस छिड़ जाती है। शाओजी गुस्से में उस पर चिल्लाती है, तो जूशाओ भड़ककर उसे धमकी देता है कि बस इंतजार कर, अब देखना आगे उसके साथ क्या होता है। शाम को जब शाओजी अकेली घर लौट रही थी, उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह डर जाती है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखती है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं, बल्कि उसका पहला प्यार यन यू है। उसे देख शाओजी की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह सच में जिंदा है। यन यू उसे बताता है कि वह इलाज के लिए विदेश गया था, इसीलिए किसी से संपर्क नहीं कर पाया। वह यह भी बताता है कि कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस उसके पिता ने ऑर्गेनाइज की थी, इसलिए वह उस समय उसे बचा नहीं सका।
येन यू उसे घर छोड़ता है और अगली दोपहर लंच के लिए पूछता है। शाओजी हाँ कर देती है। अगले दिन शाओजी रेस्टोरेंट में येन यू का इंतजार कर रही होती है कि तभी जूशाओ वहां आता है। वह मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? शाओजी तुरंत मना करती है और उसे दूसरी जगह बैठने को कहती है, क्योंकि ये सीट पहले से ही किसी और के लिए बुक है। जैसे ही जूशाओ येन यू को अंदर आते हुए देखता है, उसके चेहरे पर एक खतरनाक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह शाओजी के कान के पास झुककर धीरे से कहता है, क्या तुम यन यू को बता पाओगी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ सो चुके हैं? यह सुनकर शाओजी का दिल धड़कना बंद सा हो जाता है। यन यू उनके पास आ चुका था। शाओजी जू शाओ को अपना बॉस बताकर इंट्रोड्यूस करती है, जिस पर यजू उसे रुककर साथ में खाने का ऑफर देता है। लेकिन शाओजी साफ कह देती है कि उसका बॉस बहुत बिजी है, इसलिए वह रुक नहीं सकता। तभी यंग शाओजी से उसके बॉस के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में जू शाओ सैनिफर के रस सिर्फ इतना कहता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ध्यान रखा और फिर वहां से चला जाता है। ऑफिस पहुंचते ही फ्यू शाओजी को होटल रूम 3005 में होने वाली मीटिंग में जाने का ऑर्डर देती है। शाओजी रास्ते में ही होती है कि जू शाओ उसे रोककर कहता है कि ऑफिस में ही रहकर अपना काम पूरा करे। लेकिन शाओजी उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि उसे रूम 305 में ली किंग के साथ मीटिंग करनी है और वह वहां से चली जाती है। मीटिंग शुरू होते ही ली किंग को शाओजी के डिजाइन्स बिल्कुल पसंद नहीं आते। वह उस पर बुरी तरह चिल्लाता है और इसी दौरान वह शाओजी के साथ जबरदस्ती की कोशिश करता है। शाओजी दरवाजा खोलकर भागना चाहती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। उसी समय जू शाओ शाओजी को लेकर बेचैन था। तभी असिस्टेंट उसे होटल का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें ली किंग शाओजी के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। ली किंग जैसे ही शाओजी को सोफे पर धक्का देता है, शाओजी समझ जाती है कि वह यहाँ से आसानी से नहीं निकल पाएगी। पर वह हिम्मत नहीं हारती। वह ली किंग को बहकाने के लिए कहती है कि अगर वह भी ड्रिंक करेगा, तो सब और मज़ेदार होगा। ली किंग इस बात में फंस जाता है। तभी शाओजी सही मौका देखकर ड्रिंक की बोतल उसके सिर पर दे मारती है। ली किंग गुस्से में उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से जू शाओ आकर उसे खींच लेता है और बुरी तरह पीट देता है। जू शाओ फिर शाओजी के पास जाता है, उसे शांत करता है और अपनी बाहों में उठा लेता है। जाते जाते भी ली किंग की एक बात सुनकर उसे एक जोरदार लात मार देता है। जैसे ही दोनों वहां से निकलने वाले होते हैं, यजू रास्ता रोककर खड़ा होता है। जब जू शाओ उससे आने की वजह पूछता है, तो वह कहता है कि वह यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। लेकिन जू शाओ को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में यजू का भी हाथ है। लेकिन शाओजी यजू पर भरोसा करती है और उसके साथ चली जाती है। जू शाओ सिर्फ इतना कहता है कि चाहे कुछ भी हो, वह हमेशा शाओजी की रक्षा करेगा। अगले दिन ऑफिस में फ्यू शाओजी पर गुस्सा उतारती है कि उसने मीटिंग अटेंड नहीं की। तभी शाओजी उसे बताती है कि उसने जानबूझकर उसे रूम 355 भेजा था ताकि उसे परेशान किया जा सके। तभी फ्यू की नज़र जू शाओ पर पड़ती है और वह तुरंत कहती है कि उसने 305 नहीं 35 कहा था। वही रूम असली मीटिंग के लिए था। जू शाओ ये सुनकर गुस्से में शाओजी को सुनाता है और चला जाता है। शाम को जब शाओजी घर जाने लगती है, तभी अचानक एक औरत उस पर पेट्रोल फेंककर उसे जलाने की कोशिश करती है। शाओजी घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि वह औरत कौन है। अपनी जान बचाने के लिए वह भागती है और वह औरत उसके पीछे पीछे दौड़ती है। शाओजी यजू को मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। तभी एक कार से वही औरत टकरा जाती है और कार से जू शाओ बाहर निकलता है। वो औरत को पकड़कर पूछता है, "वो क्या बनशवाई?" और वह बताती है कि वह ली किंग की पत्नी है। जू शाओ तुरंत शाओ जी को कार में बैठने को कहता है, लेकिन कार स्टार्ट करते ही वो औरत फिर से शाओ जी पर हमला कर देती है। जू शाओ उसे बचाते-बचाते खुद घायल हो जाता है। शाओ जी उसका शुक्रिया अदा करती है, अपने घर ले आता है। शाओ जी उसे अपने हाथ पर दवाई लगाते हुए देखती है और खुद उसकी मदद करने लगती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। जू शाओ शाओ जी का लाल पड़ता चेहरा देख पूछता है कि क्या हुआ, क्यों बश कर रही हो? शाओ जी कुछ नहीं कहती और उठकर जाने लगती है। तभी जू शाओ उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। वह फोन के कैमरे में शाओ जी को दिखाता है कि उसका चेहरा में लाल हो रहा है। जू शाओ पूछता है कि क्या वह हमदर्द के लिए यजू को कॉल कर रही थी। शाओ जी मना कर देती है और कहती है कि वह पुलिस को कॉल कर रही थी। लेकिन जू शाओ उसका जूट पकड़ लेता है और उसे सोफे पर फेंक कर उसके ऊपर आ जाता है। वह कहता है कि जू के बारे में खूब गड़बड़ है, लेकिन शाओ जी इस बात पर विश्वास नहीं करती और वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर यजू शाओ जी को कॉल करता है और कहता है कि वह मीटिंग में था, इसलिए फोन नहीं उठा सका। शाओ जी उस औरत वाली बात भी उसे नहीं बताती। यजू से एक डिनर पर चलने को कहता है और वहां जाती है। कॉलर होते ही जो उसके असिस्टेंट की बातचीत से पता चलता है कि यजू हर बार उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जू शाओ हर बार उसे बचा लेता है।
उसे ये भी पता है कि जू शाओ और शाओजी एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। इसीलिए वह पार्टी में उसे सबके सामने एम्बेरस करने का प्लान बनाता है। पार्टी में जू शाओ भी मौजूद होता है। जब यजू शाओजी को ड्रिंक ऑफर करता है, तो एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह वह उसे ड्रिंक नहीं करने देता और खुद पी लेता है। लेकिन जू शाओ के उकसाने के बाद शाओजी ड्रिंक करने लगती है। यंग जू भी क्लब स्टाइल में उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। तभी एक आदमी ये जू को बताता है कि उसने शाओजी को शायद पहले भी जू शाओ के पार्टनर के रूप में देखा था और शायद वह अभी भी क्लीन नहीं है। यजू इस बात को सहजता से लेता है और कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड पर पूरा भरोसा है। वह आदमी अपने फ़ोन में कुछ पिक्चर्स दिखाने लगता है। तभी जू शाओ उसे रोककर शाओजी से माफ़ी मांगने को कहता है। आदमी डरकर माफ़ी मांग लेता है। वापस जाते समय शाओजी यजू को कन्फेस करती है कि वह और जू शाओ एक साथ सो चुके हैं। लेकिन यजू कहता है कि इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसके दिल में अभी भी शाओजी ही है। वह शाओजी से एंगेजमेंट करने को कहता है, लेकिन शाओजी मना कर देती है। उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। शाओजी की माँ इस एंगेजमेंट की खबर सुनकर बहुत-बहुत खुश होती है। इसी दौरान घर का दरवाज़ा बजता है। शाओजी दरवाज़ा खोलती है तो सामने जू शाओ होता है। वह उसे देखकर वापस दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन जू शाओ उसे रोक लेता है। वह उसे कमरे में ले जाता है और उसके हाथ शाओजी की एंगेजमेंट ड्रेस लग जाती है। शाओजी उसे ड्रेस वापस लेने की कोशिश करती पर वह उसे रोक लेता है। जू शाओ उससे कहता है कि वह हेडड्रेस पहनकर आए। वह उसे खींचकर मिरर के सामने ले जाता है और शाओजी से पूछा जाता है कि क्या उसने यंगजू को बता दिया कि उनके बीच क्या हुआ था? तो शाओजी शांत आवाज़ में कहती है कि हाँ, उसने सब कुछ येंगज़ू को सच-सच बता दिया है। लेकिन जूशाओ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे गुस्सा आता है कि येंगज़ू फिर भी उससे दूर नहीं हुआ। गुस्से में भरकर जूशाओ कैंची उठाता है और शाओजी के कपड़े काटने लगता है। शाओजी रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वह एक नहीं सुनता। उल्टा उसे धमकी देता है, "अगर तुमने येंगज़ू से ब्रेकअप नहीं किया, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा।" शाओजी डर जाती है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो उसी कैंची से जूशाओ पर हमला करने की कोशिश करती है। जूशाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और ठंडी आवाज़ में कहता है, "लगता है तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है। ठीक है, फिर मैं उसे ही मार दूँगा।" जूशाओ यंगज़ू को फ़ोन करता है और उसे जानबूझकर शाओजी की दर्द भरी आवाज़ सुनाता है। शाओजी रोते हुए यंगज़ू से कहती है कि वह उसे छोड़ दे, उसे कुछ मत करे। सीन कट होता है। जूशाओ शाओजी को यंगज़ू के सामने ले आता है। यंगज़ू शाओजी की टूटी-फूटी हालत देखकर झटका खा जाता है। शाओजी घुटनों पर बैठकर जूशाओ के पैर पकड़ लेती है और कहती है, "कृपया उसे छोड़ दो, तुम जो कहोगे, मैं वही करूँगी।" जूशाओ उसे किस करने को कहता है। शाओजी मजबूरी में उसके होंठों पर हल्का-सा किस करती है और पीछे हटने लगती है। लेकिन जूशाओ उसे पकड़कर ज़बरदस्ती फिर से किस करता है और उसके होंठ भी काटता है। फिर यंगज़ू को छोड़ने का हुक्म देता है और शाओजी को अपने साथ ले जाता है। कार से उतरते समय शाओजी अचानक अपनी माँ को सामने देखती है, जो पड़ोसियों से शाओजी के बारे में पूछ रही थी। शाओजी फटाफट जूशाओ के सीने से चिपककर खुद को छुपा लेती है। माँ के जाने के बाद वह जूशाओ का कोट पहनकर घर की तरफ चली जाती है। घर पहुंचते ही माँ पूछती है कि वो आखिर थी कहाँ। शाओजी झूठ बोल देती है कि वो यंगजू के साथ बाहर गई थी। अगले दिन जूशाओ का असिस्टेंट यंगजू के बारे में चौंकाने वाली जानकारी देता है। हॉस्पिटल में यंगजू का कभी इलाज हुआ ही नहीं। उसकी बीमारी और मौत का पूरा ड्रामा फर्जी था। वह कहीं भी विदेश नहीं गया था और शाओजी की जिंदगी में जो भी बुरा हुआ, उस सब में यंगजू का ही हाथ था। शाओजी को नौकरी न मिलने के पीछे भी वही था। मजबूरी में उसे बार में काम करना पड़ा। नेक्स्ट सीन सीन जूशाओ बार बार कॉल करता है। आखिरकार शाओजी कॉल उठाती है। वह आदेश देता है, 2 मिनट में नीचे आओ। कार में बैठने पर वो बताता है कि येंगज़ू शुरू से ही उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन शाओजी इस पर विश्वास नहीं करती। वह सबूत मांगती है और कहती है कि उसे येंगज़ू पर पूरा भरोसा है। जूशाओ गुस्से से तमतमा जाता है और अचानक उसे कार से बाहर धक्का दे देता है। फिर मन ही मन कहता है, "जब तक तुम खुद चोट नहीं खाओगी, सच पर यकीन नहीं करोगी।" वहीं दूसरी तरफ येंगज़ू शाओजी के घर आता है और पूछता है कि वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। शाओजी जूशाओ के डर से उसे एंगेजमेंट करने से मना करती है, पर येंगज़ू उसे दिलासा देकर मना लेता है। एंगेजमेंट का दिन यंगजू की माँ शाओजी और उसकी माँ को नीचा दिखाती है। शाओजी जवाब देना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती है, क्योंकि उनके लिए बेटी की खुशी सबसे बड़ी थी। है। शाओजी के पीछे जूशाओ खड़ा दिखाई देता है। माँ पूछती है कि वह उसका दोस्त है। शाओजी कहती है कि वह उसका बॉस है। माँ जूशाओ का शुक्रिया करती है नौकरी देने के लिए। जूशाओ जवाब देता है, इनकी बेटी बहुत मेहनती है, इसलिए मैंने काम दिया। उधर यंगजू किसी को एक पेन ड्राइव देता है और कहता है, इसे एंगेजमेंट के वक्त चला देना। पेन ड्राइव में उनके स्कूल और कॉलेज के प्यारे प्यारे पल दिखते हैं।
लेकिन अचानक बार का फुटेज भी चल जाता है, जहां शाओजी दो लड़कों के बीच बैठकर पैसे के लिए ड्रिंक कर रही होती है। इसके बावजूद यंगजू उससे एंगेजमेंट करने ही वाला होता है, लेकिन उसकी मां गार्ड्स से उसे पकड़वा कर नीचे ले जाती है। फिर शाओजी और उसकी मां को बुरी तरह अपमानित करती है। शाओजी को लगता है कि यह सब जू शाओ की करतूत है। यह सब देखकर उसकी मां सहन नहीं कर पाती और गिर जाती है। शाओजी उनके पास भागती है। मां बस इतना पूछ पाती है, क्या वही आदमी है? और अगर है भी तो उस नाटक में वापस मत जाना। फिर वह बेहोश हो जाती है। शाओजी लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई आगे नहीं आता। जब वह जूशाओ से मदद मांगती है तो वह अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और खुद चला जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मां पैरालाइज हो चुकी है, शायद अब कभी चल न पाए। इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत है। शाओजी टूट जाती है, अपनी मां का हाथ पकड़कर कहती है, आप चिंता मत करें, मैं सब ठीक कर दूंगी। इसके बाद शाओजी वापस उसी क्लब में जाती है, वह पहले काम करती थी। वह यंगजू को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता। तभी उसे जूशाओ मिल जाता है। वह कहता है कि इस सब के पीछे यंगजू का ही हाथ है। शाओजी फिर भी विश्वास नहीं करती। जूशाओ कहता है, अगर अंधेरे में रहना है तो ठीक है, पर सच जानना है तो मेरी कार में सबूत मौजूद है। फिर वह उसे अपने घर ले जाता है, जहां वह शाओजी से कहता है, मेरे साथ शादी कर लो। और शाओजी साफ मना कर देती है। या जूशाओ शाओजी को बताता है कि उसे अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है, और अगर शाओजी उसके साथ रहे, उसकी साइड में खड़ी रहे, तो सिर्फ उसी के लिए नहीं बल्कि उसकी माँ के लिए भी अच्छा होगा। ये सुनकर शाओजी उसके बेहद करीब चली जाती है और उसके होंठों पर हल्का सा किस करती है। लेकिन जूशाओ को उसकी ये नरम और सॉफ्ट किस बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह अचानक उसे अपनी तरफ खींचकर रूखे और तीखे अंदाज में उसे किस करने लगता है, जैसे वह अपना हक दिखा रहा हो। इधर दूसरी तरफ यंगजू अपने असिस्टेंट से शाओजी के बारे में बात कर रहा होता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि यंगजू को लगता है कि शाओजी जूशाओ से लड़ने गई होगी, क्योंकि यंगजू ने खुद चाहा था कि वह जाकर उससे भिड़े। लेकिन तभी असिस्टेंट के पास एक कॉल आता है, जिससे साफ हो जाता है कि असल में वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यानी जो यंगजू सोच रहा था, वह सिर्फ उसका वहम था। यह सुनकर यंगजू का गुस्सा उबल पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ जूशाओ और शाओजी अपनी ही रोमांटिक दुनिया में खोए हुए थे, जहां सिर्फ ये दोनों थे और भावनाएं। इसी रोमांस के बीच शाओजी का फोन बजता है। यंगजू कॉल कर रहा होता है। जूशाओ कॉल उठाने के लिए फोन की तरफ तरफ हाथ बढ़ाता है, पर शाओजी फौरन उसे रोक लेती है। जूशाओ उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम चाहो या ना चाहो, पर तुम्हें यह फेस करना पड़ेगा। यही वह समय है जब उसका असली चेहरा सामने आएगा। और वह कॉल उठा लेता है। फोन पर जूशाओ यंगजू से कहता है, शाओजी और मैं अभी बेड पर साथ लेटे हुए हैं, हम रोमांस कर रहे हैं। ये सुनते ही यंगजू पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाने लगता है। इधर जूशाओ शाओजी को एक झटके से अपनी तरफ खींचता है और इस तेज खींचने पर शाओजी के मुंह से एक चीख निकल जाती है, जो फोन पर सीधे यंगजू के कानों में जाती है। और इसी के साथ हमारे हॉट जूशाओ और क्यूट शाओजी का रोमांस फिर से जारी हो जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में यंगजू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शाओजी की मां से मिलने आता है, लेकिन मिलने का उसका असली मकसद बिल्कुल जहरीला होता है। वह शाओजी की मॉम के सामने ही बताता है कि शुरू से वही था जिसने शाओजी की जिंदगी बर्बाद की थी। वह कहता है कि उसे हमेशा से यही चाहिए था कि शाओजी तड़प तड़प कर मर जाए, क्योंकि उसकी नज़र में शाओजी एक गंदी लड़की है जो दूसरों के पेट पर जाती है। ये सब सुनकर शाओजी की मां सहन नहीं कर पाती। उनका दिल बैठने लगता है, सांसें तेज होने लगती है, वह पैनिक में जाने लगती है। तभी वहां शाओजी पहुंचती है। वह दौड़कर आती है और येंगजू और उसकी गर्लफ्रेंड को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल देती है। शाओजी चीखकर कहती है कि उसे अब पूरा सच पता चल चुका है। जूशाओ उसके बारे में जो कह रहा था वही सच था। इसी समय जूशाओ भी वहां आ जाता है। येंगजू उसे देखकर मन ही मन कहता है कि मैं इस लड़की को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। 1 साल पहले तुमने मेरे भाई को मारा था। इतना कहकर वह जल्दी से शाओजी को पकड़कर अपने गले लगा लेता है और झूठी माफी मांगने लगता है, ताकि वह फिर से उसके भरोसे में आ जाए। जूशाओ गुस्से से भर जाता है। वह शाओजी को येंगजू से दूर करता है और येंगजू को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। लेकिन तभी येंगजू की गर्लफ्रेंड शाओजी को जोर से धक्का देती है, जिसकी वजह से थप्पड़ उसी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर पड़ जाता है। येंगजू तुरंत नाटक शुरू कर देता है, जैसे शाओजी ने उसे बचाने के लिए ही अपनी गर्लफ्रेंड को धक्का दिया हो। जूशाओ शाओजी को अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी येंगजू शाओजी का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। जूशाओ दृढ़ आवाज में कहता है, इस बार फैसला तुम खुद कर लो। शाओजी सीधे येंगजू का हाथ छुड़ाती है और जाने के लिए मुड़ जाती है, लेकिन येंगजू फिर से उसका हाथ पकड़ना चाहता है। तभी शाओजी उसे थप्पड़ मार देती है।
ये देखते ही यंगजू की गर्लफ्रेंड शाओजी पर हाथ उठाती है। जूशाओ गुस्से में यंगजू को मारता है और शाओजी गुस्से में उबलती हुई यंगजू की गर्लफ्रेंड को धक्का देती है और जूशाओ के साथ बाहर निकल जाती है। इसके बाद यंगजू अपने फोन में एक फोटो देखता है जिसमें वह और उसका जुड़वा भाई दोनों साथ खड़े होते हैं। यही वह भाई है जिसके बारे में वह जूशाओ को दोष देता है। उधर जूशाओ शाओजी का ख्याल रख रहा होता है। वह उसे बताता है, मैंने तुम्हारे भाई को जानबूझकर नहीं मारा था, यह एक हादसा था। जूशाओ जैसे ही शाओजी निशाना देता है, शाओजी हल्का सा पीछे हट जाती है। जूशाओ उसके सिर पर हाथ फेर कर कहता है, जब तक तुम मेरे साथ रहोगी कुछ भी गलत नहीं होगा। अफिस सीन अफिस में नई डील फाइनल होती है और फिजू खुश होकर सबको रात की पार्टी के लिए बुलाने का ऐलान करती है। और वहीं वह खास तौर पर शाओजी को देखती है। टोन जैसा ही पार्टी वाली रात फिजू सबको बताती है कि इस नई डील की खुशी में रात को एक पार्टी होगी और सबको आना है। लेकिन शाओजी पहले तो मना करती है, पर फीजू उसे जबरदस्ती आने का कहती है और कहती है कि यह बहुत जरूरी है। जैसे ही पार्टी शुरू होती है, एंटरटेनमेंट के लिए एक लड़की बुलाई जाती है। नाम होता है सीफेंग। शाओजी उसे देखते ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसकी पुरानी दोस्त थी। दोनों एक दूसरे को देखकर गले भी लगती हैं। लेकिन तभी सीफेंग और फीजू के बीच बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि फीजू ने उसे खास तौर पर बुलाया था ताकि वो सबके सामने शाओजी का मजाक उड़ाए। ये सुनकर शाओजी उसे शांत करती है और अपने साथ बाहर ले जाती है ताकि फिजूल का ड्रामा ना हो। उधर फीजू किसी को मैसेज करके कहती है कि कुछ भरोसेमंद लोग भेजो, काम करना है। यानी वो पहले से कुछ गड़बड़ प्लान कर रही थी। कुछ देर बाद फीजू डरते हुए भागती हुई जूशाओ के पास आती है और उसके गले लगकर रोने का अभिनय करती है, जैसे कोई उसे पीछा कर रहा हो। संयोग से यह सब शाओजी देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि फीजू इतनी करीब होकर उसे बहका रही है। लेकिन तभी असली गुंडे आ जाते हैं। जूशाओ को देखकर वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की का पीछा करने के लिए भेजा गया था वह इस बड़े आदमी से जुड़ी होगी। जूशाओ उनसे पूछता है कि वो फीजू का पीछा क्यों कर रहे हैं, तो वे कहते हैं कि यह सब तो शाओजी ने उन्हें बोला था। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। फीजू भी झूठ बोलते हुए कहती है कि हाँ, शाओजी ही है जिसने मेरे दोस्त की इंसल्ट का बदला लेने के लिए इन्हें भेजा। शाओजी गुस्से और रोष में वहां से जाने लगती है, लेकिन जूशाओ रोककर कहता है कि पहले सब साफ साफ बताओ। शाओजी बताती है, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं गुंडों को हायर कर सकूं, और अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूं तो आप मेरी अकाउंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। यह सुनते ही फीजू डर जाती है, क्योंकि अगर पैसों का ट्रेस मिला तो उसका सच सामने आ जाएगा। वह तुरंत कहने लगती है कि ठीक है, मैं उसे माफ करती हूँ, बात खत्म। शाओजी जाते जाते उसका ड्रिंक उसके चेहरे पर फेंक देती है, जिससे माहौल और भी गर्म हो जाता है। जूशाओ शाओजी पर गुस्सा करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो शाओजी कहती है, अगर तुम्हें ये औरत इतनी ही पसंद है तो उसके पास ही रहो, और जाते हुए ताना मारती है। जूशाओ इस बात से समझ जाता है कि असल में गलती फीजू की है और वो उसी के कहने पर गुंडे भेजे गए थे। वह गुंडों को पकड़कर धमकाता है और वो लोग सारी सच्चाई उगल देते हैं। बाद में जूशाओ घर लौटता है तो पाता है कि घर की चाबी अंदर से लगी है। शाओजी ने पूरा घर लॉक कर दिया था ताकि वह अंदर ना आ सके। काफी कोशिशों के बाद जैसे ही वह अंदर आता है, शाओजी तुरंत उसे पकड़कर कहती है, तुम्हें लगा होगा कि आज रात तुम फीजू के साथ रुकोगे। जूशाओ उसे समझाते हुए कहता है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ तुम में है। लेकिन शाओजी उसे रिजेक्ट करती है। जूशाओ उसे किस करने की कोशिश करता है, पर वह सिर घुमा लेती है। फिर जूशाओ के पुराने शब्द याद करके वह उसे किस करने देती है। इसके बाद जूशाओ उसे एक बैंक कार्ड देता है। शाओजी पहले कार्ड लेने से मना करती है और कहती है, मैं गरीब हूं, पर इतनी मजबूर नहीं। जूशाओ कहता है, यह कार्ड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, मैं माफी मांगना चाहता हूं। फिर जूशाओ शाओजी को अपने आने वाले बर्थडे के लिए गिफ्ट तैयार करने को कहता है। अगले दिन शाओजी एक सर्वेंट के साथ बाहर गिफ्ट लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी सामने यंगजू दिखाई देता है। वह उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। उसी समय शाओजी कार में यंगजू जैसी शक्ल वाले एक आदमी को देखती है। वह चौंक जाती है कि आखिर दूसरा यंगजू कौन है। कार आगे बढ़ जाती है और वह उसे पकड़ने के लिए भागती है, लेकिन गिर जाती है। उधर जू शाओ शाओजी के लिए खरीदा हुआ डायमंड लॉकेट पकड़े बैठा होता है। उसे जब पता चलता है कि शाओजी दूसरे यंगजू को देखकर उसके पीछे भागी और गिर गई, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वह चीजें तोड़ने लगता है और शाओजी के आते ही पूछता है, क्या तुम अभी भी उस यंगजू पर भरोसा करती हो? शाओजी कहती है कि उसने दो दो यंगजू को अपनी आंखों से देखा है।
जूशाओ गुस्से में उसे यंगजू के घर ले जाता है। वहां बॉडीगार्ड्स खड़े थे। शाओजी जैसे ही दूसरे यंगजू की बात करती है, सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर शाओजी उस सर्वेंट को पहचान लेती है जिसे वह सुबह देख चुकी थी। सर्वेंट बताती है कि वो उसका बेटा था, जो आज हॉस्पिटल आया था, और कार भी उसने एक दिन के लिए मांगी थी। इससे शाओजी समझ जाती है कि उसने गलतफहमी की थी। जूशाओ उसे ऊपर वाले कमरे में ले जाता है। वह खुद ही लॉक खोलता है और कहता है, अंदर जाओ। जूशाओ उसे बताता है, लेकिन तभी पूरा यंगजू परिवार वहां आ जाता है और उसे फिर से यकीन दिलाता है कि उनका सिर्फ एक बेटा है। शाओजी दुखी होकर रोते हुए जूशाओ के साथ लौट जाती है। नहाते समय जूशाओ उसके पास आकर बहुत स्वीट बातें करता है, जैसे वह बिल्कुल शांत और नरम इंसान हो। पर थोड़ी देर बाद उसका मूड बदल जाता है। वह शाओजी पर पानी डालता है और कहता है, तुम क्लीन नहीं हो, तुम हमेशा दूसरे आदमी के बारे में सोचती रहती हो। शाओजी भी पलटकर कहती है कि अगर उसे एक क्लीन लड़की चाहिए तो वह फीजू के पास क्यों नहीं चला जाता। जूशाओ उसे बाथटब से उठाकर कंधे पर डालता है और बेड पर लाकर उसकी चोट पर दवाई लगाने लगता है। लेकिन शाओजी कहती है, मैं तो आपकी खरीदी हुई चीज हूं, इतनी फिक्र की क्या जरूरत है। अगले दिन जूशाओ का बर्थडे होता है। शाओजी नूडल्स बनाती है जिसमें आधा कच्चा सेब और आधा कच्चा अंडा डाल देती है। जूशाओ कहता है कि इसे तो मोर भी नहीं खाएगा, लेकिन जब शाओजी नूडल्स उठाने लगती है वह खुद खा लेता है। जैसे ही शाओजी जाती है वह अपना गिफ्ट खोलता है, एक बेल्ट, और मुस्कुराता है। शाओजी हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मॉम बहुत जल्दी घर आ जाएंगी। दोनों खुश हो जाती हैं। वापसी में स्ट्रीट फूड की स्मेल उसे खराब लगती है और उसे याद आता है कि उसके पीरियड्स मिस हो चुके हैं। वह प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, रिजल्ट पॉजिटिव आता है। उसी समय जूशाओ हवा की तरह आता है, उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और उसके हाथ रस्सी से बांध देता है। जब दोनों करीब होते हैं, शाओजी पूछती है, क्या तुम सच में बेबी चाहते हो। जूशाओ मना करता है और उसके करीब आता है, लेकिन शाओजी कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जूशाओ उसे छोड़ देता है। अगले दिन शाओजी अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अपना दिल बदल लेती है और भाग जाती है। फीजू उसे देख लेती है और डॉक्टर से पूरा सच निकालकर अबॉर्शन पेपर अपने नाम ले लेती है। बाहर आते ही एक बच्ची फूल बेचती है। जूशाओ सभी फूलों के पैसे देता है और एक फूल शाओजी को देता है। उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। बताती है कि उसकी मॉम जल्द डिस्चार्ज हो जाएंगी और वह पूछती है कि क्या वो उनसे मिलने जा सकती है। रानी जूशाओ जाने से पहले हल्की सी मुस्कान के साथ शाओजी से कहता है कि उससे रोमांटिक पल खराब करने की बड़ी अच्छी आदत है। उसकी यह बात सुनकर शाओजी भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। वह घर की तरफ लौट ही होती है कि अचानक एक तेज रफ्तार कार उसे जोर से टक्कर मार देती है। वह सड़क पर गिर जाती है और दर्द से कराहती हुई हुई बेहोश हो जाती है। उधर फ्यू मौके का फायदा उठाकर जूशाओ के घर चुपके से अबॉर्शन पर्स रखाती है, ताकि सब कुछ शाओजी के सिर पर ही फेंका जा सके। हॉस्पिटल पहुंचने पर नर्स शाओजी को टूटे हुए दिल के साथ बताती है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। यह सुनकर शाओजी का दिल चकनाचूर हो जाता है। जब शाओजी घर वापस पहुंचती है तो उसे संभालने के बजाय जूशाओ उस पर गुस्से से बरस पड़ता है। उसे लगता है कि शाओजी ने खुद जानबूझकर उनका बच्चा खत्म किया है। शाओजी बार बार समझाती है कि यह सब एक्सीडेंट की वजह से हुआ, उसने ऐसा कभी नहीं चाहा, लेकिन जूशाओ उसकी एक नहीं सुनता और गुस्से में उसे घर से निकल जाने का हुक्म देता है। शाओजी उसके पैरों में गिरकर रोते हुए कहती है कि वह कुछ भी कर लेगी, बस उसकी मां के अस्पताल का खर्चा वह भर दे। लेकिन जूशाओ पूरी तरह अंधा हो चुका था। वह बिना सोच समझे उसे भगा देता है। घर से निकलते ही शाओजी को यजू के आदमी जबरदस्ती गाड़ी में डालकर किडनैप कर लेते हैं। अगला सीन एक बार क्लब का है, जहां शू, जो क्लब की डायरेक्टर है, शाओजी को जबरदस्ती एक कमरे में भेज देती है। अंदर जाकर शाओजी जैसे ही देखती है कि सामने जूशाओ बैठा है, उसका दिल डर से धड़क उठता है। वह कांपते हाथों से उसके पास जाती है, लेकिन जूशाओ उसके साथ बहुत रूखा, बेहद कठोर बर्ताव करता है। वह ताना मारते हुए कहता है, पैसा कमाने के लिए तुम्हारे पास यही रास्ता बचा है। जैसे ही शाओजी अपने बेबी के बारे में बताना चाहती है, जूशाओ उसका मुंह जोर से बंद कर देता है। तुम्हें उस बच्चे के बारे में एक शब्द बोलने का हक नहीं है, वह उसे घूरते हुए कहता है। बाहर आकर जूशाओ शू से कहता है कि शाओजी के पास उसके ऐसे आदमी के अलावा कहीं और जाने का हक नहीं होना चाहिए। उधर यजू पहले ही शू को पैसे देकर शाओजी को घटिया से घट ग्राहकों के पास भेजने को बोल चुका और शू ने पैसे देकर हाँ भी कर दी थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही प्लान था। शाओजी के घर जाते हुए जूशाओ दूर से ही उस पर नजर रखता है। असिस्टेंट के कहने पर भी वह उसे अपनी कार में नहीं बुलाता। अगले दिन क्लब में शाओजी कुछ आदमियों से बचने की कोशिश कर रही होती है कि वह गलती से जूशाओ से टकरा जाती है। जूशाओ को ऐसे ही समझ आता है आदमी शाओजी साथ सोना चाहते थे। उसका गुस्सा फट पड़ता है। उसके बॉडीगार्ड
तुरंत उन 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 आदमियों को पकड़कर उसके प्राइवेट रूम में घसीट लाते हैं। जूशाओ जैसे ही शाओजी के चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखता है, वह बेकाबू होकर उस आदमी का हाथ कुचलना शुरू कर देता है। वह आदमी डर के मारे माफी मांगते हुए हता है कि उसे नहीं पता था कि शाओजी जूशाओ की महिला है। जूशाओ उसे कड़ी चेतावनी देता है और उसके सिर पर बोतल तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद शू को भी वहां लाया जाता है और सब कुछ पूछताछ की जाती है। इसके बाद फिर जूशाओ का गुस्सा शाओजी पर फट पड़ता है। वह उसे जबरदस्ती शराब पिलाता है और उसके ऊपर पैसे फेंक देता है, जैसे वह कोई चीज वो इंसान नहीं। शाओजी के दिल पर गहरा आघात लगता है, लेकिन वह ये दर्द चुपचाप सह जाती है क्योंकि यही पैसे उसकी मां के अस्पताल में काम आने वाले थे। उसी समय उसे जूशाओ के सर्वेंट मिसली का मैसेज आता है। मिसली बताती है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन फ्यू घर आई थी। शाओजी जूशाओ से सिर्फ 1 मिनट बात करना चाहती है। वह उसे बताती है कि उसने अबॉर्शन नहीं करवाया था और उनका बच्चा एक्सीडेंट में मरा, जिसकी वजह खुद फ्यू है। अगर अब भी तुम सच नहीं समझे तो एक दिन तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने गलत इंसान पर भरोसा किया। जूशाओ ये सब सुनता है लेकिन चुपचाप वहां से चला जाता है। घर जाकर वह मिसली से पूछता है कि क्या सच में फ्यू डॉक्यूमेंट लेकर आई थी। फिर वह असिस्टेंट को तुरंत सब पता लगाने का आदेश देता है और इस बार उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखता है, दैट क्योंकि वह अपने मरे हुए बच्चे को याद कर रहा था। हॉस्पिटल में शाओजी पैसे जमा कर देती है और नर्स बताती है कि उसकी मां जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएगी। ये सुनकर शाओजी को थोड़ा सुकून मिलता है। उधर असिस्टेंट सबूतों के साथ लौटता है और बताता है कि शाओजी ने जो भी कहा था वह सब सच है। जूशाओ गुस्से से तिलमिला उठता है और तुरंत फ्यू को पकड़कर लाने का आदेश देता है। फ्यू को पीछे से पकड़कर लाया जाता है। जूशाओ उसकी तरफ बढ़ता है और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। मेरे बच्चे को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? फ्यू बेहयाई से कहती है। वो लड़की तुम्हारे बच्चे को जन्म देने के लायक नहीं थी। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो मैं पैदा करूंगी। जूशाओ का खून खौल उठता है और वह उसे जोर से धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। वह कहता है कि वह उसे मौत से भी बुरी सजा देगा। इसके बाद वह खुद शाओजी को लेने निकल जाता है। उधर येजू हॉस्पिटल पहुंचता है और शाओजी की मां से कहता है कि उनकी बेटी फिर उसी तरह का काम करने लगी है, जो सुनकर शाओजी की मां यकीन नहीं कर पाती। लेकिन येजू चालाकी से उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। युशाओ के निकलने के कुछ देर बाद ही यजू शाओजी को एक मैसेज करता है कि उसका इंतजाम हो चुका है। और उसी मैसेज के कुछ मिनट बाद एक बूढ़ा आदमी शाओजी के कमरे की तरफ आता है। उसकी आंखों में एक गंदी सी चमक थी। जैसे ही वो शाओजी के करीब जाकर उसे एम्ब्रेस करने के लिए हाथ पर आता है, शाओजी शाओजी डर से पीछे हटती है। तभी दूसरी तरफ उसकी माँ, जो हाल ही में अस्पताल से वापस लाई गई थी, उसे इस हालत में देखकर पूरी तरह टूट जाती है। शाओजी अपनी माँ को इस हाल में देखकर चिल्लाती हुई उसके पीछे भागती है। उसकी माँ सदमे में थी, जैसे विश्वास ही नहीं कर पा रही हो कि उनकी बेटी फिर उसी अंधेरी दुनिया में धकेली जा रही है। वह खुद को संभाल भी नहीं पाती और अचानक तेजी से सड़क की तरफ दौड़ जाती है और धड़ाम, एक कार तेजी से आकर उन्हें टक्कर मार देती है। शाओजी जैसे ही अपनी माँ के पास पहुंचती है, उसकी दुनिया थम जाती है। अचानक वहीं जूशाओ भी पहुंचता है, लेकिन शाओजी उसे देखते ही फूट पड़ती है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी माँ इस हालत में सिर्फ तुम्हारी वजह से है। जूशाओ के पास उसके गुस्से और दर्द का कोई जवाब नहीं था। उसे समझ आ रहा था कि उसने शाओजी को कितना तोड़ा है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आकर सिर हिलाती है। हम बहुत कोशिश की है, लेकिन पेशेंट नहीं बच सकी। ये सुनते ही शाओजी वहीं गिर जाती है। जूशाओ उसे बहुत मुश्किल से संभालता है, लेकिन वो उसके सीने पर घूंसे मारकर सिर्फ एक ही बात दोहरा रही होती है, तुमने मेरी सारी दुनिया छीन ली। जूशाओ उसे घर लेकर जाता है। शाओजी उसे अपने पास आने भी नहीं देती, लेकिन जूशाओ जबरदस्ती उसे पकड़कर गले लगा लेता है और अपने साथ घर ले जाता है। वह उसे सूप पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन शाओजी बिल्कुल भी नहीं पीती, खुद को पत्थर की तरह सख्त कर लेती है। तब जूशाओ लगभग टूटे हुए अंदाज में सूप को अपने मुंह में भरकर उसे किस के जरिए पिलाता है। शाओजी हैरान, गुस्से और दर्द में उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। जूशाओ नीचे जाकर शराब पीता है, खुद को कोसता है, अपने फैसलों को कोसता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि शाओजी भी अंदर किस हालत में थी। रात को शाओजी का डरावना सपना उसे सपना आता है कि उसकी माँ दूर जा रही है और उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी है, शायद उनका वो बेबी जो कभी दुनिया में आ ही नहीं पाया। शाओजी चीख पड़ती है। जूशाओ भागते हुए ऊपर आता है। वह उसे रेलिंग पर चढ़ा हुआ देखकर डर जाता है और तुरंत नीचे उतार लेता है। मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा और मेरी माँ दोनों मुझे छोड़ गए थी। ये सुनकर पहली बार जूशाओ को एहसास होता है कि उसने उसे कितनी गहराई में धकेल दिया है।
वह उसे कसकर गले लगा लेता है और बार-बार कहता है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और एक नया सच असिस्टेंट बताता है कि अस्पताल से शाओजी की माँ को यजू ही लेकर गया था। लेकिन जूशाओ फैसला करता है कि ये बात शाओजी को नम बताए, क्योंकि वह पहले से बहुत टूट चुकी है। शाओजी जब उठती है तो खुद को जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। जूशाओ उसे शांत स्वर में कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए बांधा है क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। शाओजी उसे थप्पड़ मारती है और जूशाओ अचानक उसे किस कर लेता है। शाओजी उसे काट देती है तो वह भी उसके होंठ काट लेता है। दर्द और मोहब्बत एक दूसरे में घुल गए थे, लेकिन शाओजी के मन में अभी भी सबसे ज्यादा दर्द था। मासूम डॉगी का आना, वह उदास बैठी होती है कि तभी एक छोटा सा पप्पी उसके पास आ जाता है। वो उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराती है। जूशाओ अंदर आता है तो शाओजी उसे चिल्लाकर बाहर जाने को कहती है। सर्वेंट ली आती है तो शाओजी उससे जंजीरें खोलने को कहती है, क्योंकि उसे नीचे जाकर खाना खाना था, डिनर। और एक खतरनाक फैसला, जूशाओ उसे देखकर खुश होता है। दोनों एक साथ डिनर करते हैं, लेकिन मन ही मन शाओजी एक फैसला कर चुकी होती है, वह शाओ को मार देगी। बॉडीगार्ड्स का सच, नेक्स्ट डे शाओजी डॉगी के साथ खेल रही होती है कि उसका खिलौना पेड़ पर फंस जाता है। जूशाओ उसे उठाकर खिलौना निकाल कर देता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है फैस, लेकिन शाओजी खुद को उससे दूर करती है। बाद में वह किचन से नाइफ लेकर जूशाओ को मारने जाती है, लेकिन तभी बैड बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है। वह उसे भड़काता है, तुम्हारी माँ को जूशाओ ने ही मारा, अब उसकी बारी है। शाओजी थोड़ी देर बाद इससे सहमत हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह जूशाओ की जासूसी करती है, अच्छा बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है। जूशाओ पूछता है कि वह वहां क्यों थी, तो वह बहाना बनाती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी। जूशाओ उसे उठाकर कमरे में ले जाता है और वहीं उसके साथ सो जाता है। ट्रैकर, और एक बहुत गहरी चोट, जब शाओजी देखती है कि जूशाओ सो गया है, वह उसके स्टडी रूम में जाकर लैपटॉप चेक करती है, पर पासवर्ड लगा था। जूशाओ जाग रहा होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। शाओजी उसे गिफ्ट किए हुए लॉकेट को डॉगी के गले में पहना देती है। जूशाओ को यह देखकर बुरा लगता है, मगर वह फिर भी गुस्सा नहीं होता। जूशाओ का एक और टूट जाना, डिनर पर वह शाओजी को वैलेंटाइन्स गिफ्ट देता है, एक कपल रिंग। वह मना करती है पर जूशाओ उसे सिर्फ एक दिन पहनने को कहता है। शाओजी मान जाती है क्योंकि कल वह हमेशा के लिए उससे आज़ाद होने वाली थी। जूशाओ उससे पूछता है, अगर मैं मरने वाला हूं तो तुम मुझे कैसी मौत दोगी? शाओजी का जवाब उसे अंदर तक काट देता है। सबसे बड़ा मोड़, जूशाओ जैसे ही उसे गले लगाकर जाने लगता है, शाओजी उसकी जेब में ट्रैकर डिवाइस डाल देती है, जो बैड बॉडीगार्ड ने ही दिया था। दूसरी तरफ न्यूज में युआशी ग्रुप के बैंकक्रप्ट होने की खबरें चल रही थीं। असिस्टेंट कह रहा था कि यह जूशाओ के लिए बहुत छोटी सजा है। उन्होंने शाओजी और उसकी मां के साथ जो किया, उसका बदला कुछ भी नहीं। लेकिन जूशाओ उन बातों को सुनना भी नहीं चाहता था। वह ठंड में अकेला खड़ा रहता है, दूर से देखता है कि उसका अच्छा बॉडीगार्ड उसे चेतावनी दे रहा है कि वो जो कर रहा है बेहद खतरनाक है। और फिर जूशाओ अकेला बुद्धा टेम्पल जाता है, जहां वह शाओजी की माँ और अपने खोए हुए बेबी के लिए प्रेयर करता है। जूशाओ की मौत के बाद शाओजी की दुनिया जैसे थम गई थी। उसने अपनी रिंग अपनी माँ की कब्र पर दफना दी थी और उसके आंसू खुद को रोक नहीं पा रहे थे। 3 महीने बाद का सीन है। शाओजी अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी। वॉशरूम से लौटते ही उसकी नज़र एक रिंग पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे देखा, वह तुरंत पहचान गई, ये जूशाओ की थी। उसी समय डॉगी अचानक भागकर जूशाओ के पास चला गया। शाओजी डॉगी को ढूंढती है, लेकिन तभी किसी ने उसे पूल में धक्का दे दिया। लेकिन जैसे ही उसका हाथ पानी में गया, जूशाओ आकर उसे बचा लेता है। शाओजी उठती है, आसपास कोई नहीं होता। अब पास में कुछ कपड़े रखे हुए थे। जूशाओ अपने गुड बॉडीगार्ड पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने ही शाओजी को धक्का दिया था। जूशाओ इस बार सीधे सामने नहीं आता, बल्कि दूर से ही उसे फॉलो करता रहता है। पार्टी में शाओजी ज्यादा शराब पी लेती है। एक ऑफिस कोलीग उसे छोड़ने आता है और यह देखकर जूशाओ को जलन होती है। वह लड़की को धमकाता है कि अगर वह शाओजी के पास भी दिखाई दी तो उसे ऊपर भेज देगा। जूशाओ शाओजी को सुलाकर जाने वाला होता है, लेकिन तभी शाओजी के मुंह से अचानक उसके लिए हेट निकलती है। अगले दिन ऑफिस में वह कोलीग शाओजी से इस तरह दूर भागता है जैसे वह कोई भूत हो। युवाशी फैमिली का सर्वेंट शाओजी को युवायु से मिलाने ले जाता है। जूशाओ यह सब देख रहा होता है। शाओजी को इस मुलाकात में पूरी सच्चाई पता चलती है। युवायु की वजह से ही उसकी माँ की मौत हुई थी, और जो शाओजी सोच रही थी कि ये युवायु है, असल में वह उसका छोटा भाई था। अगले दिन शाओजी को युवा के साथ देखकर जूशाओ को जलन होती है। युवा शाओजी से कहता है कि वह जल्दी मरने वाला है। व्हीलचेयर पर रहना उसके लिए बेहद मुश्किल था और मरना इससे कहीं बेहतर लगता था। शाओजी जब घर लौटती है,
एक कार उसका पीछा करती है। उसमें से जूशाओ निकलता है और शाओजी को पकड़कर अपने घर ले जाता है। शाओजी को लगता है कि जूशाओ बदला लेने आया है, क्योंकि उसके पास अभी भी गोली का निशान है। लेकिन जूशाओ उसे बताता है कि वह सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि वह शाओजी के साथ रहना चाहता था। शाओजी जूशाओ को सोते हुए देखती है और उसके गोली के निशान को टच करती है। वहीं जूशाओ सपने में देखता है कि शाओजी ने उसे फिर से गोली मार दी है। अगले दिन शाओजी काम के लिए जा रही होती है। तभी जूशाओ उसे रोकता है, कहता है कि अगर वह उसे किस करेगी, तभी वह जाने देगा। शाओजी उसे अपनी हिम्मत दिखाते हुए गुस्से में काट देती है। काम खत्म होने के बाद शाओजी युवाजू से मिलने आती है। जूशाओ भी उसके पीछे है। युवाजू को पहले ही उसके सर्वेंट से पता चल चुका था कि जूशाओ मौजूद है। शाओजी जब युवाजू के खाने की बात करती है, जूशाओ उसे याद दिलाता है कि उसने उसके बर्थडे पर बकवास नूडल्स बनाए थे। युवाजू उसे बाहर ले जा रहा था है, लेकिन शाओजी उसे रोक देती है। जूशाओ बताता है कि हम उसे कुछ नहीं करेंगे। वह और युवाजू बातचीत कर रहे होते हैं। शाओजी उन्हें खाने के लिए बुलाने आती है। युवा शाओजी से कहता है कि वह उसे खाने में मदद करे। जूशाओ बाहर जाकर गुस्सा करता है और शाओजी बार बार रिपीट करने लगती है। घर पहुंचकर शाओजी उससे पूछती है कि वह क्या खाना चाहता है और वह उसके लिए सूप बनाने का फैसला करती है। जब शाओजी सूप टेस्ट कर रही होती है, उसे किस करता है और फिर कहता है कि वह हमेशा उसके लिए रहेगा। शाओजी ने सूप का टेस्ट किया और थोड़ी मुस्कान के साथ जूशू को बताया कि सूप थोड़ा फीका है। जूशू ने जैसे ही सूप चखा, उसका चेहरा बिगड़ गया। शाओजी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था कि यह फीका है, इसलिए नमक ऐड कर दिया। जूशू को यह सुनकर थोड़ी नाराजगी आई, लेकिन उसका दिल भी गुनगुना सा हो गया। इसी बीच जूशू के पास मैसेज आया कि फजू भाग चुकी है। उसने शाओजी को कहीं जाने से रोकने के लिए उसे चेतावनी दी कि अगर वह नहीं मानेगी, तो वह उसे पहले की तरह जंजीरों से बांध देगा। शाओजी ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए शर्त रखी कि अगर अलग कमरा मिलेगा, तभी वह रुकेगी। रात को जूशू उसी के पास आकर सो गया। शाओजी के फोन पर युवाशी के सर्वेंट की कॉल आई, लेकिन जूशू ने फोन उठाया ही नहीं। सर्वेंट जब शाओजी से मिलने आई तो पता चला कि युवाशी मर चुका था। उसने शाओजी के लिए गुड बाय मैसेज रिकॉर्ड किया था, जिसमें उनके प्यार की पुरानी यादें शामिल थीं। युवाशी की सर्वेंट ने बताया कि उसने शाओजी को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने फोन उठाया ही नहीं। शाओजी समझ गई कि जूशू ने यह जलन और सुरक्षा की वजह से किया था। जूशू ने शाओजी से माफी मांगी और कहा कि वह उसे हेट करता है, लेकिन उसने यह सब जानबूझकर नहीं किया। शाओजी नाराज नहीं हुई। डिनर के समय जूशू ने पूरा ध्यान शाओजी पर रखा और उसके हर मूड का ख्याल रखा। जब उसे पता चला कि शाओजी अब्रॉड जाने वाली है, तो वह इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। शाओजी ने जूशू से सवाल किया, मैंने तो आपके हाथों से मरते मरते बचा है, फिर भी आप मुझे रोक क्यों रहे हैं और मेरे साथ रहना चाहते हैं? जूशू ने गंभीर लहजे में कहा, जो मैं कहूंगा वही होगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगले दिन शाओजी अपने सर्वेंटली के साथ शॉपिंग पर गई, लेकिन जब वह कुछ देर के लिए गायब हुई, जूशू को लगा कि वह भाग गई है। वह रेस्टोरेंट पहुंचा और सबके ऊपर चिल्लाने लगा। तभी शाओजी उसके पीछे आ गई। जूशू ने उसे देखकर गले लगा लिया। शाओजी ने बताया कि किसी ने उसका आईडी ले लिया था और अगर वह लौटा दे तो वह जा सकती है। नेक्स्ट सीन में जूशू परेशान था। उसके पास जो डॉगी था वह मेल था, जबकि शाओजी उसे फीमेल समझ रही थी। जूशू नहीं चाहता था कि शाओजी डॉगी को अपने पास रखे। शाओजी उसकी बातें सुनकर परेशान हुई और डॉगी को लेकर चली गई, ये सोचते हुए कि जूशू ये सब क्यों कर रहा है। तभी जूशू का असिस्टेंट आया और बताया कि फजू भागकर हंग फैमिली के पास गई है। शाओजी अपने सर्वेंट के साथ टेम्पल गई प्रेयर करने के लिए। उसने वहां 3 छोटे पत्थर देखे, जिनमें एक पर उसकी मॉम का नाम लिखा था। टेम्पल के गुरु से पूछने पर उसे पता चला कि यह सब जूशू ने ही किया था। शाओजी उसी जगह गई जहां जूशू को गोली लगी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने सच ना जानकर जूशू को बहुत दर्द दिया। सर्वेंट ने शाओजी को रोते हुए टेम्पल के अंदर ले जाया। वहां फजू ने उसे बंदी बना लिया। जूशू फजू से रिक्वेस्ट करता है कि शाओजी को छोड़ दे। शाओजी की सुरक्षा के लिए फजू मान जाती है, भले ही उसे दर्द होता हो। जूशू के हाथ बंधे होने के बावजूद शाओजी उसे देखने और उसके पास जाने की कोशिश करती है। अब जू को धक्का देकर जूशू के पास चली जाती है। जूशू उसे गले लगाता और फज्जू को दूर फेंक देता है। घर लौटकर जूशू शाओजी की चोट पर बर्फ लगा रहा होता है। शाओजी पूछती है निशान क्यों संभाल रहा है। जूशू कहता है कि हमेशा उसके पास है, हमेशा उसके पास से भूलना नहीं चाहता। शाओजी अपने लिप्स में बर्फ लेकर जूशू की चोट पर लगाती है। जूशू अपना कंट्रोल खो देता है और दोनों फिर से एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि जूशू शाओजी को काम से पिक करने जाता है, फ्लावर्स लेकर। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का है। वहां पता चलता है कि शाओजी 3 महीने प्रेग्नेंट है। डॉक्टर भी उसे पहचानते हैं,
क्योंकि शाओजी पहले भी यही ट्रीटमेंट लेने आई थी। डॉक्टर पूछता है, क्या आपका बॉयफ्रेंड अब भी इतना रफ है? जूशु ये सुनता है और शाओजी जैसे ही हॉस्पिटल से जाने लगती है, वह उसे टीस करता है। रात में शाओजी रूम में आती है और जूशु उसे बेडरूम में ले जाता है। दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन जूशु डॉगी के साथ होता है। शाओजी आती है और प्यार से कहती है, आई लव यू। जूशु भी प्यार में उसे कबूल करता है। इसके बाद दोनों किस करते हैं और इसी के साथ हमारी रोमांटिक स्टोरी समाप्त होती है। यदि आप हमारी अगली रोमांटिक स्टोरी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप